An investor holds two stocks A and B. An analyst prepared ex ante probability distribution for the possible economic scenarios and the conditional returns for two stocks and the market index as shown below. पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी ये 3 सिनेरियोज दे रखी है मार्केट की, ग्रोथ, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन। प्रोबेबिलिटी दे रखी है तीनों इकोनॉमिक सिनेरियो के होने की, और कंडीशनल रिटर्न्स दे रखी है, यानी एक तरीके से रिटर्न्स दे रखी हैं 20। देखो तीनों कंडीशन में रिटर्न्स दे रखी है, स्टॉक ए, स्टॉक बी और मार्केट की दे रखी है। जो रिस्क फ्री रेट है वो कितनी है, 11% की है। हमें डिटरमाइन करना है कि क्या इन्वेस्टर को अपनी होल्डिंग्स स्टॉक ए, स्टॉक बी में लिक्विडेट कर देनी चाहिए या एक दोबारा से मतलब इन्वेस्टमेंट उसके अंदर और कर देनी चाहिए। देखो इन्वेस्टमेंट करनी है कि बेचनी है, ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर करके। ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न, निकाल लेते हैं। चलो एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो देखो यहाँ पे कुछ रिटर्न्स दे रखी हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली टेबल आपको याद है जो हम बनाते हैं, है ना, फिर स्टैंडर्ड ये वेरिएंस निकल जाता है, फिर वेरिएंस को हम उसका रूट कर देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये टेबल बनाते हैं ना, और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज रिटर्न जितने भी आती हैं, वेटेड एवरेज रिटर्न जो होती है उनको सबको टोटल कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाता है। तो ये जो नेट रिटर्न है ना, जैसे प्राइस और डिविडेंड को प्लस करते हैं तो ग्रॉस रिटर्न आता है, ग्रॉस रिटर्न में से माइनस करते हैं कॉस्ट तो नेट रिटर्न आता है, फिर नेट रिटर्न डिवाइड बाय कॉस्ट करते हैं नेट रिटर्न परसेंटेज में आ जाता है। तो ये क्या है, ये नेट रिटर्न दे रखी है हमें, क्या दे रखी है हमें, नेट रिटर्न दे रखी है। तो नेट रिटर्न में हम जब प्रोबेबिलिटी को इनटू कर देते हैं तो हमारी वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाती है, फिर सभी वेटेड एवरेज रिटर्न को प्लस करके हमारी क्या निकलती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलती है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जितनी भी हमें नेट रिटर्न दे रखी है परसेंटेज में, इसको उनके प्रोबेबिलिटी से रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से इनटू करेंगे और सबको हम टोटल कर देंगे, सभी वेटेड एवरेज रिटर्न का टोटल कर देंगे। तो हमारा स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा, स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। देखो इस तरीके से इन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया है ए, बी और मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला किससे होता है, CAPM मेथड से होता है। तो ये देखो CAPM मेथड से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या रिस्क फ्री रिटर्न पता है हमें, हाँ अरे पता है ना 11% का। ठीक है, क्या हमें फिर मार्केट का रिटर्न पता है, हाँ हाँ निकाला तो है 10.2 का मार्केट का रिटर्न पता है। तो क्या हमें बीटा पता है, नहीं बीटा नहीं पता है। बीटा को निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से 2 फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला रिग्रेशन एनालिसिस करके भी होता है। तो 2 फॉर्मूला ले रखा है कोरिलेशन एनालिसिस का। अब देखो क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है क्वेश्चन में कहीं पे भी, कहीं आपको लग रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं। ये वर्ड फॉर्मूला गया। अब हमारे पास बचा कोवेरियंस वाला फॉर्मूला। ये क्या है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m स्क्वायर क्या हुआ, एक तरीके से हम इसको वेरिएंस ऑफ मार्केट भी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, चलो मार्केट का ही निकाल देते हैं। सबसे पहले नीचे वाला निकाल देते हैं, मार्केट का वेरिएंस निकाल देते हैं। तो देखिए ये जो टेबल है, इसी टेबल में ये वेरिएंस यहाँ पे निकलता है तो है वेरिएंस। अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी की जगह का मार्केट की इन्फॉर्मेशन निकाल दोगे तो मार्केट इक्विवेलेंस निकल जाएगा, मार्केट का वेरिएंस निकल जाएगा। अब हमें मार्केट का ये तो पता है, हमें मार्केट का एवरेज रिटर्न, अगर हम मार्केट की यहाँ पे देखो मार्केट का रिटर्न तो हमें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी भी दे ही रखी है, तो एवरेज रिटर्न निकल जाएगा। एवरेज रिटर्न एवरेज रिटर्न निकाल करके, वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल करके प्लस कर देंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। फिर नेट रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जो इसमें से माइनस साइन जो आता है उसको हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से इनटू कर देंगे, फिर सबको प्लस के वेरिएंस निकल जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने कर रखा है। ठीक है, और अब कोवेरियंस निकालना है, वेरिएंस मार्केट का। अब कोवेरियंस हमें निकालना है, किसका किसका कोवेरियंस निकालना है, हमें कोवेरियंस निकालना है सिक्योरिटी का मार्केट के साथ। तो सिक्योरिटी यहाँ पे 2 है, स्टॉक ए वाली भी है और स्टॉक बी वाली भी है। तो देखो एक आपको ना एक जादू दिखाता हूँ, दिखाऊँ जादू, ठीक है, गिली गिली छू, देखो जादू। इसी टेबल में देखो, एक्चुअली इस टेबल से ना हमारे सारे प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के सॉल्व हो जाएंगे। देखो वेरिएंस क्या होता है, पहले आप देखो जब हम कोरिलेशन निकालते हैं,
जब हम वेरी दो वेरिएंसेस दो ए के साथ जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, वेरिएंस। तो देखो ये रहा ना, देखो फॉर्मूला क्या होता है कोवेरिएंस का, यही तो होता है ना, ये डेविएशन को दूसरे डेविएशन से इंटू कर दो, फिर प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो। बट अगर हम ए के डेविएशन को वापस ए के डेविएशन के साथ ही इंटू कर दे और प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दे, तो हमारे क्या निकल जाएगा, हमारे वेरिएंस निकल जाएगा। यही बात तो ये कह रहा है, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए का जो डेविएशन है वो एक उसको वापस ए के डेविएशन के साथ इंटू कर दो, प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो, तो आपका वेरिएंस निकल जाएगा। फॉर्मूला तो देखो यही आ रहा है ना। तो अब हमें कोवेरिएंस निकालना है, तो इसी में अगर आप इसी के साथ इंटू ना करके, मतलब ए के डेविएशन को ए के डेविएशन के साथ आप मल्टीप्लाई वापस ना करके, आप ए के डेविएशन को मार्केट का जो डेविएशन आएगा उसके साथ इंटू कर दो, फिर प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, कोवेरिएंस। यहाँ पे वेरिएंस की जगह कोवेरिएंस निकल जाएगा, है ना। सिंपल सा आसान है। वही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। तो जो भी हमने मार्केट का निकाला होगा या सिक्योरिटीज ए बी को, तीनों का तो निकालेंगे ना हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप फिर तीनों का आप यहाँ पे एक के पहले मार्केट के साथ कर दोगे तो वेरिएंस निकल जाएगा, फिर मार्केट का सिक्योरिटी ए जो है उसके साथ कर दोगे तो आपका कोवेरिएंस निकल जाएगा मार्केट और सिक्योरिटी ए का, फिर मार्केट का आप सिक्योरिटी बी के साथ कर दोगे तो कोवेरिएंस निकल जाएगा मार्केट ए और सिक्योरिटी बी का। तो हमारा ये दोनों निकल जाएगा। फिर बीटा वाला फॉर्मूले में रख देना, स्टॉक ए का बीटा स्टॉक बी का बीटा। तो बीटा वाला फॉर्मूला ये रहा, दोनों में आप डाल दो आंसर, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा आपका, जो कि यहाँ पे निकाल रखा है ऑलरेडी, तो आपका बीटा निकल के आ जाएगा। तो अब रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने के लिए हमें बीटा ही तो चाहिए था, बीटा ही तो हमारा बच गया था, तो बीटा डाल दो आप। देखो ये रहा बीटा, स्टॉक ए का बीटा ये रहा, तो हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न निकल गई। फिर हमने इधर स्टॉक बी का बीटा डाल दिया, तो हमारे स्टॉक बी का रिक्वायर्ड रिटर्न निकल गया। अब हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, ये देखो ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है, नहीं ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये रिक्वायर्ड रिटर्न है, हमने अभी निकाला है रिक्वायर्ड रिटर्न। ये देखो ये रिक्वायर्ड रिटर्न ने कंपेयर कर दिया। तो देखो जब रिक्वायर्ड रिटर्न छोटा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो ये क्या होती है, अंडर वैल्यूएशन। तो ये क्या अंडर वैल्यूड है, इतना परसेंटेज से अंडर वैल्यूड है। और ये क्या है, यहाँ पे भी देखो रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से क्या है, छोटी है, तो यहाँ ये भी क्या अंडर वैल्यूड है। तो जेनसेंस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो भी तो वही चीज़ बता रहा होता है कि अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर ये पॉजिटिव में है तो मतलब ये अंडर वैल्यूड है, अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो मतलब ये ओवर वैल्यूड है। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब ये अंडर वैल्यूड है, तो ये अंडर प्राइस है। तो मतलब आपको क्या करना चाहिए, ये अंडर प्राइस है, मतलब आपको इसमें खरीदना चाहिए, सेल मतलब बाय करना चाहिए, मतलब बाय करने का मतलब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये वाला मेरा जादू याद रखना, बस आपने टेबल बनाना, बाकी टेबल से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, आप वेरिएंस निकाल सकते हो, आप कोवेरिएंस भी इससे निकाल सकते हो, सिंपल है ना।